नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका टाइटल है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो इन 5 टॉपिक के बारे में जो है इस चैप्टर में बहुत अच्छे से जो है वो चर्चा किया गया है और उसी के बारे में हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है और उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके बाद अपने माँ का घर के कामों में हाथ बटाती है, भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर वो चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता जो है कठिन परिश्रम करने के बाद उसमें मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। अगले में हम लोग देखेंगे पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम यानी कि ऊल प्रोसेस करने का कारखाना चलाता है। ठीक, तो माम्बा और पीटर इन दो लोगों के लाइफ के बारे में हम लोग जो है वो कंपैरेटिव चर्चा कर रहे हैं। तो ऊन प्रक्रम का जो है वो कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका जो है भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। परिवार का पीटर जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। तो माम्बा और पीटर को हम लोगों ने देखा कि ये अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में वो काफ़ी अंतर है। तो ये जो भिन्नता है वो इन सारे कारणों से है। ठीक, इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो रहन सहन होता है वो अलग अलग हो जाता है। क्या आप जानते हैं विश्व का 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ठीक है, क्योंकि 70% जो भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों भूमि के बारे में। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत से भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। तो 30% भाग ही भूमि है, लेकिन जो है थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक, तो मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है।
उर्वर मैदानों और नदी घाटी में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए जो ये स्थान होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही घने बसे होते हैं। भूमि उपयोग देखेंगे तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि हो गई, वानिकी हो गई, खनन हो गया, सड़कों और उद्योगों की स्थापना हो गया, और साधारणतः इसे ही क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाना। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में चारागाह सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, चीन में जो चारागाह सबसे ज़्यादा है, भारत में फसल भूमि सबसे ज़्यादा है, जापान में वन सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें एक लिस्ट दी गई है कि किस प्रकार से अलग अलग देशों में भूमि का उपयोग जो है वो अलग अलग है। आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की आप भी जो है वो सूची बना सकते हैं। अब देखते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारकों में जनसंख्या हो गई, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि जो सामुदायिक भूमि होती है वो समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्यतः जो समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो भूमि प्रयोग किया जाता है उसे सामुदायिक भूमि, जैसे कि चारा के लिए फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है, भूमि तो बढ़ नहीं रही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए वो अनाधिकृत हस्तक्षेप करना वो जो है शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में वो व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। तो ऊपर जो फिगर आपको दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि नंबर 1 में यहाँ पर बहुत सारे जो है वो कृषि योग्य भूमियाँ थीं। यहाँ पे आपको जो प्रजातियाँ, यहाँ पर पेड़ भी दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये जो वन है, पेड़ हैं, ये कटते गए, यहाँ पर कट गए, यहाँ पर देख रहे हो लाइन वाइन चली गई। फिर आप तीसरे वाले में देखेंगे तो ये जो कृषि योग्य भूमि थी ये भी ख़त्म हो गई। फाइनली इसमें देखेंगे तो कृषि योग्य भूमि, पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। इसमें जो है पूरा शहरीकरण और बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए। तो इस प्रकार भूमि प्रतिरूप जो है वो चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इससे भी एक जानकारी मिलती है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण के लिए खतरा है। भूमि संसाधन का अब संरक्षण देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण जो वन भूमि है और कृषि योग्य भूमि है का बड़े पैमाने पर वो क्या हुआ है, विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही क्या करना चाहिए, वो हमें रोकना चाहिए। तो इसके रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि
भूमि संरक्षण के लिए कुछ तरीके बताइए, तो वो ये सारे वो तरीके हैं। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावरित फैलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अब हम लोग मृदा पर बात करेंगे। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है दोस्तों, उसी को हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, स्थल रूप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अब मृदा का निर्माण हम लोग देखेंगे। ये सबसे नीचे जो होती है वो जनक फैलें होती हैं। इसके बाद जो है अपक्षय चट्टानी पदार्थ, इसके बाद जो है बालू और गाद क्ले के साथ ही इसे उप मृदा कहते हैं। फिर फाइनली जो सबसे ऊपर वाला होता है इसे ह्यूमस और वनस्पति के साथ क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा कहते हैं। तो ये मृदा परिच्छेदिका जो है वो आपको दिखाया गया है। तो जो स्थल रूप होते हैं वो मृदा को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से ये बनती हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो मृदा को उपजाऊ कौन बनाता है? खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ये जो होते हैं तो वो मृदा क्या होती है? उपजाऊ होता है। अब देखेंगे मृदा के निर्धारण में कई सारे कारक हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि जनक शैल से क्या होता है? रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है जनक शैल। जलवायु, तापमान और वर्षा क्या करता है? अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। उच्च तुंगता और ढाल क्या करता है? मृदा के संचय को निर्धारित करता है। वनस्पति जाति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं? ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? जनक शैल, उच्च तुंगता और ढाल, जलवायु, तापमान और वर्षा, और वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, और ये समय। तो इतनी सारी चीज़ें मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। अब देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। तो मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायुक कारक हैं। ठीक है, तो जो मुख्य कारक हैं मृदा निर्माण के वो जनक शैल का स्वरूप और जलवायुक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जैसे कि स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, जो कि ऊपर आपको बताया गया, ये सब मृदा निर्माण के कारक के रूप में काम करते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय देखते हैं। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिचारक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें वो मृदा के निम्नीकरण में सहायक होते हैं। इनको आपको याद रखना है। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन के माध्यम से बन सकता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां आपको नीचे जो हो बताई गई हैं, जैसे कि मल्च बनाना। तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से जो है वो ढक दिया जाता है, जिससे क्या होती है? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो अनावरित जो भूमि होती है उसको जब हम जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल हो गया
अगर उसे ढक देंगे तो उस मृदा की आर्द्रता क्या होती है, वो रुकी रहती है। इससे भी मृदा संरक्षण होता है। वेदिका फार्म, तो वेदिका फार्म आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ये वेदिका फार्म ऐसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वेदिका फार्म क्या होता है, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, पृष्ठीय प्रवाह क्या हो जाए, पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन जो है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई में देखेंगे, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए क्या होता है, एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। तो ये है समोच्च रेखीय जुताई जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। अगर इस टाइप से जुताई कर देते हैं तो एक नाली टाइप का बन जाता है और ये एक रक्षक टाइप का, यानी कि ये जो तीव्र ढाल होता है इससे पानी बहती है फटाफट, तो ये इसको पानी को क्या करते हैं, ये रोक लेते हैं। ठीक है, यानी तीव्र ढाल जो है या पानी का तीव्र बहाव नहीं होने पाता है, जिससे कि मृदा अपरदन ज़्यादा नहीं होता है। रक्षक मेखलाएं भी बना सकते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ऐसे ही यदि आप वृक्ष कतारों में लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि पवन की जो गति है ये रोक लेता है। जो पवन की गति रोक लेगा तो मृदा अपरदन जो है वो कम होगा। समोच्च रेखीय रोधिकाएं भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप पत्थर, घास और मृदा का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि डायरेक्ट अगर मिट्टी है इसमें पानी डालते हैं तो ये कितना कट रहा है, यानी इसका अपरदन ज़्यादा हो रहा है। और अगर उसमें कुछ घास उगे हुए हैं तो इसमें जो है मिट्टी का अपरदन कम हो रहा है। ठीक है, यानी मिट्टी कम अपरदित हो रही है, क्योंकि जो घास हैं इसकी जो जड़ें होती हैं वो मृदा को जकड़े रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है घास उगाओ या फिर पेड़ उगाओ ताकि मृदा का अपरदन क्या हो, कम हो। चट्टान बाँध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, तो वर्षा दोहन के मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर क्रम में उगाना जो है ये बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत क्या थी, 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। 2000 में बढ़ करके ये 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है जल का उपयोग। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 भाग पर पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो है महासागरों से ही प्रारंभ हुआ है। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जो जल है वो क्या है, लवणीय है और मानव के उपयोग के लिए नहीं है। लवण जल का केवल 2.7% ही है। ठीक है, इसका लगभग 70% भाग वो कहाँ पाया जाता है, लवण जल का 70% भाग कहाँ पे, बर्फ़ की चादरों में, हिमानियों में और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुँच के बाहर है। ठीक है, तो ये सब जो है मनुष्य की पहुँच के भी बाहर हैं। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। भौम जल हो गया, नदियों का जल हो गया और झीलों में पृष्ठीय जल हो गया, और जो वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में रहता है
केवल जो है वही मनुष्य के उपयोग के लिए डायरेक्ट उपलब्ध है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। जो इसकी कुल मात्रा होती है वो स्थिर होती है। इसकी प्रचुरता में जो है वो विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि बाष्पीकरण बर्फण में और फिर वही बह करके महासागर में जाएगा। और ये जो जल चक्र होता है, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, इसी जल चक्र के माध्यम से जल का प्रतिरूप जो है वो बदलता रहता है। जैसे महासागरों में जो जल है उसका बाष्पीकरण हुआ, फिर वो ऊपर गया, फिर जो है उसका संघनन हुआ और फिर बारिश के रूप में आया। तो ऐसे जल चक्र जो है चलता रहता है। वही कह रहा है कि इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होता रहता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग जो है 135 लीटर जल का उपयोग करता है। और कहाँ कहाँ करता है ये सारी चीज़ें जो है इस लिस्ट में आपको बताई गई हैं। आप इस लिस्ट को एक बार देख सकते हैं। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने में करता है, धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन की प्रक्रिया जैसे कृषि हो गए, उद्योग हो गए, बांधों के जलाशय के माध्यम से जो है विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग हो गया। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण जैसे जो है बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर है, ठीक है। तो इन सब के कारण जो है वो जल की आपूर्ति में कमी आ रही है। जल की उपलब्धता की सीमाएं क्या हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जो है जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई, दक्षिणी एशियाई और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भागों, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के भागों में और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में अलवणीय जल की आपूर्ति का कमी का सामना कर रहे हैं। आपने सौराष्ट्र के बारे में सुना होगा। इस प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला जो अमरेली है, शहर के पास के तालुकों से वो पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी उसे पानी खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण जो है ऐसे जो देश हैं, ऐसे देशों में जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं, ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ पर अक्सर जो है वो सूखा पड़ता है और जलाभाव की अधिक समस्या यहाँ पर बनी रहती है। इस प्रकार जो जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? तो विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है, और जो ये क्षीण होते संसाधन हैं इसके संरक्षण के लिए जो है तुरंत कदम जो है उठाना चाहिए। अगर कदम नहीं उठाए गए तो ये जल्द ही नष्ट हो सकते हैं। तो यद्यपि जो जल है एक नवीकरणीय संसाधन है, यद्यपि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, ठीक है। तो एक नवीकरणीय है, फिर से नवीकरण हो जाएगा, लेकिन जो अलवणीय जल है हमारे पीने योग्य वो नहीं बचेगा। यदि उसको हम प्रदूषित कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त हो जाएगा। फिर जल तो 70% है, उसके बाद भी हम परेशान हैं, वही वाला हाल होगा, ठीक है। तो जैसे अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल हो गया, कृषि रसायन जो हो गया, ये सब जो है उद्योग का जो बहिर्स्राव होता है, ये सब हम सीधे जल में जो है स्रावित कर देते हैं। ये जो है नुकसान करता है। इसमें नाइट्रेट धातुएं, पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना है। जो बहिर्स्राव होते हैं उद्योगों से, उसे पूर्णतः जो है शोधित करना चाहिए, शोधित करने की विधि अपनानी चाहिए, और शोधन करने के बाद ही जो है वो जल निकायों में छोड़ना चाहिए। वन और अन्य वनस्पति आवरण जो है वो धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, ठीक है। और जो जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह बचाने की दूसरी विधि है, जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए भी किया जाता है। जो
जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से जो है वो पक्का किया जाए। रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जो जल क्षति है उसको रोकने के लिए जो स्प्रिंकलरों से सिंचाई किया जाए, ये अधिक प्रभावी है। और जैसे कि शुष्क प्रदेश हैं वहाँ वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि जो है प्रयोग किया जाए, क्योंकि जल का संरक्षण हमें करना ही पड़ेगा और इन विधियों को अपनाकर हम जल संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है। घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके इस जल का संग्रह करना एवं विभिन्न उत्पादक प्रयोगों में लाना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रह कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर जो है वो 8000 लीटर बचाने के लिए काफ़ी है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। तो स्कूल के बच्चे जो है वो हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। वहाँ जो है वस्तु देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैली हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, यह बहुत सुंदर बैग है। अध्यापिका ने कहा, यह जूट का बना है। क्या आपने उन टोकरियों, दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? बेत और बाँसों से बने हुए हैं। ये भारत के पूर्वी उत्तरी आर्द्र प्रदेशों में बाँस जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर जो है जेफी एक रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित होती है। खूबसूरत स्कार्फ है। अध्यापिका ने बताया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ पर जो है पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि जो पौधे हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक सकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे कि हम जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल के बारे में जो है हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टरों में और क्लासों में बढ़िया से पढ़ लिया है। तो सभी जीवित जो जातियां हैं जीवित रहने के लिए क्या होती हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं? परितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं, जिसकी चर्चा पिछले वाले क्लास 7th में हमने बहुत अच्छे से किया है। वनस्पति और वन्य जीवन क्या होते हैं? बहुमूल्य संसाधन हैं। हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हमें जो है वो सांस, जिससे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो जो है पेड़ पौधे छोड़ते हैं और मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जलों के संग्रह में सहायता करते हैं। और जैसे कि कुछ पेड़ पौधे हैं वो हमें फल देते हैं, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक बहुत इम्पोर्टेंट है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन जैसे पीड़क नाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत जो है वो गिद्ध की किडनी खराब होने से गिद्ध जो है वो मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे पशुओं का उपचार करने में अगर डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन का प्रयोग किया गया है, अगर वो पशु मर गया तो उसको अगर गिद्ध खा लिया तो गिद्ध की जो किडनी है वो ख़राब हो जाती है और गिद्ध जो है इस कारण जो है वो मरते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इनके प्रयोग पर, औषधियों के प्रयोग पर वो रोक लगाई जा रही है। औषधि का नाम आपको एक याद रखना है, डिक्लोफिनेक। ये बहुत ही बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ब्रह्म कमल साइड में आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही फेमस है। इसे जो है औषधीय जड़ी बूटी है। और यहाँ पे एक किलकिला किंग फिशर की भी आप फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। तो वन्य जीवन के अंतर्गत जो जंतु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, जलीय जीव हैं, वो जलीय जीव रूप में काम आते हैं।
उनसे हमें क्या मिलता है? दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होता है। और कुछ कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी, वो हमें शहद देते हैं, फूलों के परागण में मदद करते हैं और परितंत्र के अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है। गिद्ध है, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण जो है वो शोधक समझा जाता है। ठीक है। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। विश्व की वनस्पतियों को 4 भागों में बांटा गया है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है। तो 4 प्रकार के वनस्पतियों को हम लोगों ने पिछले वाले बुक में भी अच्छे से पढ़ा था। अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो जहाँ पे भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी विशाल वन उगते हैं। इस प्रकार वन जो है प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वृक्षों का आकार और उनकी सुगंधता भी धीरे धीरे वो कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष पाए जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में घासें उगती हैं, तो विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें क्या होती हैं? गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति, माफ हो गया और लाइकेन हो गया, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। टुंड्रा वनस्पति में माफ और लाइकेन आता है। तो माफ और लाइकेन जानते हैं हम लोग कि वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित वन और पर्णपाती वन कहते हैं। जिन वनों के पत्तियां जो हैं वो एक साथ ही गिर जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। और जो सदाहरित वन होते हैं उनमें सभी वृक्षों की जो पत्तियां वो एक साथ नहीं गिरती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार उनमें जो है हरा भरा बना रहता है सदैव, इसलिए उसे सदाहरित या सदाबहार वन कहते हैं। ठीक। तो पर्णपाती वन वो होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांशों के आधार पर भी वनों को वर्गीकृत किया जाता है। अब पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र को काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण जो है वो तेजी से समाप्त हो रहा है और बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण तुरंत आवश्यक हो गया है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। तो वन हमारी संपदा है, जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है और परितंत्र को भी अनुरक्षित रखता है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं का प्राकृतिक आवास जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य और दावानल जो जंगलों में लगता है, आग, भूस्खलन। तो ये सारी चीज़ें भूस्खलन में से और कुछ जैसे कि मानव निर्मित और प्राकृतिक कारण हैं जो मिला करके प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। आज की जो एक मुख्य चिंता है वो अनाधिकार शिकार है। ठीक है। अनाधिकार शिकार करने से जो है कुछ खास प्रकार की प्रजातियों में तेज़ी से कमी आ रही है। ये किसके लिए करते हैं? पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों का एकत्रीकरण और उनका जो है गैर कानूनी तरीके से जो है वो व्यापार करते हैं। इनमें से जो कुछ जंतु हैं जैसे कि चीता, शेर, हाथी और ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ा करके किया जा सकता है। साइड में आपको ब्लैक बक दिखाया गया है। न्यूज़पेपर में कुछ जो है जानकारियां हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीवन अभ्यारण्य हो गए और जैव निचय हो गए।
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियाँ, झील, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए किए जाते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको भंग कर दिया जाता है। प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी जाती है। इस प्रकार पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वनिकी और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल में बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जाति के निवासों का जो है वो अवलोकन कर सकें। अब यहाँ पर चीतलों का एक झुंड दिखाया गया है। बहुत से देश में कानून बना दिया गया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना, उनको व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में ही देखें तो शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग, मोर को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जिसे साइट्स कहते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना जो है वो प्राणियों, पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार करती है और इसमें सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर वो क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ पे जैव मंडल नीचे दिया गया है। तो एक नेटवर्क द्वारा जो है जो जुड़े संरक्षित क्षेत्र को एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। साइड में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों का झुंड यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है। कुछ जानकारियाँ हैं साइट्स के बारे में। तो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां हैं और पौधों की लगभग 28,000 जातियां जो है इसमें संरक्षित की गई हैं। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, चलिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारण कौन कौन सी हैं? तो एक तो वर्षा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाएगा, तापमान। तो वर्षा और तापमान, ठीक है। तो ये 2 है तो मेन कारण हो गए। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के कई सारे कारण हमने देखे थे, जैसे कि कृषि भूमि का प्रसार, निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार और भूमि को कृषि भूमि का प्रसार और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार। तो ये 2 ही चीज़ें हमें बताना है, तो केवल हम 2 ही बताएंगे। ठीक है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो वो 2 सोपानों के हमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है साइट्स। ठीक है, साइट्स के बारे में हम लोगों ने देखा और प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वनिकी महोत्सव को प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो एक तो है जल रिसाव को कम करके और दूसरा स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई करके और तीसरा है धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना। ठीक है, क्योंकि वनस्पति आवरण जो है वो धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और जिससे भूमि जल जो है वो पुनः पूरित होती है। तो 3 तरीके हो गए और हम लोग आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा निर्माण का जो है नहीं है। तो मृदा निर्माण का इसमें से कौन सा कारण नहीं है, तो वो है मृदा का गठन, क्योंकि समय और जैव पदार्थ तो ये आते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है वेदिका कृषि